मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शहडोल। प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 12 के गणित विषय का आव्यूह पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। आव्यूह यानी मैट्रिक्स। इसका मैं पार्ट 1 आज की वीडियो में लूंगा और पार्ट 2 पार्ट 3 उसके बाद लूंगा, ताकि आपका पूरा आव्यूह अध्याय समाप्त हो जाए। आव्यूह को समझाने के पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों, जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं, उसके पहले आप असेंबली में जाते हैं, प्रार्थना स्थल में खड़े होते हैं, तो इस तरह से आप खड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला बच्चा ये यहाँ एक आ गया, 2 3 4 5, उसके पीछे इस तरह से 2 3 4 5, उसके पीछे इस तरह से बच्चे लग जाते हैं। फिर उसके पीछे इस तरह से बच्चे लग गए, उसके पीछे इस तरह से बच्चे लग गए, इस तरह से बच्चे लग गए, ऐसे प्रार्थना स्थल में खड़े हो गए। यानी आप देखिए, ये आपको जो दिख रहा पहली पंक्ति, इसमें बच्चे खड़े हैं, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6 पंक्तियां हैं। और इस तरह से ऊर्ध्वाधर देखें तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा, 2 ऊर्ध्वाधर, 3 4 5। तो अगर हम इस पूरे बच्चों जो खड़े हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ में खड़े हैं, इनको एक डब्बे में मैं इस तरह से लिख दूं, दिखेगा आपको, बड़े डब्बे के अंदर दे दिया। तो इसमें देखिए क्षैतिज रेखाएं कितनी, 1 2 3 4 5 6। यहां मैंने 6 क्षैतिज रेखा पहले लिख दिया, 6। और ये क्षैतिज रेखा 6 हुई, 1 2 3 4 5 6। ऊर्ध्वाधर रेखा देखिए 1 2 3 4 5, 5 ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ये इंटू 5 कर दिया। यानी 6 पंक्ति और 5 ऊर्ध्वाधर रेखा में 6 पंचे 30 बच्चे खड़े हैं। ये एक व्यू रचना है। इसी व्यू रचना को हम आव्यूह कहते हैं। अब गणितीय भाषा में आपको मैं इसकी पहले परिभाषा बताना चाह रहा हूं। ये देखिए, यदि संख्याओं के एक समूह को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करें, तो हम कहते हैं कि यह संख्या समूह एक व्यू रचना निर्मित करता है। अदिशों के एक आयताकार व्यू रचना को हम क्या कहते हैं? एक आव्यूह कहते हैं। यहां अदिशों से हमारा तात्पर्य ऐसी संख्याओं से है जो योग, वैकलन, गुणा और भाग के बीजीय नियमों का पालन करते हैं। तो ये व्यू रचना योग, वैकलन, गुणन और बीजीय नियमों का पालन करते हैं। अब थोड़ा इसको परिभाषा के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऊपर जो व्यू रचना आपने देखा को हम किसी प्रकार के कोष्ठक में, जैसे लघु कोष्ठक आप समझ लीजिए, या गुरु कोष्ठक अथवा दोहरे दंड के कोष्ठक के अंदर रखते हैं। हमने ऊपर उदाहरण बड़े कोष्ठक में दिया था। जो हमारा उपयोग करते हैं हम ज्यादातर इस कोष्ठक, बड़े कोष्ठक यानी गुरु कोष्ठक बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और एक समान आव्यूह हम इस प्रकार प्रकट करते हैं। देखिए, इसमें मान लीजिए आपको हमारे पास ये व्यू रचना को अगर हम आव्यूह का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर ए से दें, तो ए बराबर ई की व्यू रचना है। ए के अवयवों को स्मॉल ए से लिखते हैं। ये सब स्मॉल ए से लिखा हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखिए पहली पंक्ति को। तो पहली पंक्ति को अगर हम ध्यान से देखें, इसको देखिए ध्यान से, सब ए है, उसके नीचे कुछ लिखा है अनुलग्न, 1 1 1 2 1 3। इसका मतलब होता है पहला अनुलग्न पंक्ति की संख्या को बताता है और दूसरा अनुलग्न स्तंभ की संख्या को बताता है। A11 का तात्पर्य है पहली पंक्ति पहला स्तंभ। इसका मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये पहली पंक्ति n स्तंभ। इस प्रकार दूसरे को देखें ध्यान से, दूसरे पंक्ति को, तो सबसे पहले 2 2 पहले आएगा, 2 2 मतलब पंक्ति पहले आएगी, बगल में स्तंभ आएंगे। इसी प्रकार से हम ये नीचे सबसे लास्ट में जाएं तो एमवी पंक्ति पहला स्तंभ, एमवी पंक्ति दूसरा स्तंभ और लास्ट में एमवी पंक्ति, और ये एनवा स्तंभ। इसकी कोटि को हमने कहा था, पहले आप स्तंभ संख्या देखिए 1 2 से लेके एम तक, तो इसमें स्तंभ की पंक्ति कितनी हो गई? एम, सॉरी यहां लिख देता हूं एम इंटू स्तंभ देखिए 1 2 3 4 से लेके एन तक, तो एम इंटू एन, एन ध्यान से देखिए, एम इंटू एन।
उपयुक्त जो व्यू रचना में हमने क्या देखा, m पंक्ति और n स्तंभ, गुणा कर दीजिए तो m इंटू एन कोटि का अवयव इसको कहते हैं। तो m इंटू एन कोटि का अवयव हो गया, इसको हमने एक नंबर डाल दिया, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, m इंटू एन कोटि का ये व्यू रचना आपने देखा अवयव का। इस प्रकार पूरी संख्याएं कितनी हो गई, m इंटू एन संख्याओं का ये निकाय बन गया। अनुलग्न की बात हमने बता दिया कि ये अनुलग्न 1 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसको क्या बोलेंगे, आयव्य पंक्ति और जेवा स्तंभ, ये अनुलग्नी संकेत कहलाता है। यहां देखिए ए आई जे का मतलब क्या हुआ, आयवी पंक्ति तथा जे स्तंभ में स्थित अवयव को प्रकट करता है। इसे अवयव का आई जेवा अवयव कहते हैं, आई जेवा अवयव, ए आई जे। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। उपरोक्त अवयव जो हमने एक नंबर आपको बताया था, अवयव एक नंबर आया था ना पूरा, हाँ, उसको छोटा रूप यानी संक्षिप्त में आप केवल इतना लिख दीजिए, ए आई जे एम इंटू एन। यहां पर आई और जे दो चीजें हैं। आई पंक्तियों की संख्या, तो आई का मान कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके m तक ले सकते हैं, और स्तंभ जे का मान a से लेके n तक लिख सकते हैं। अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर a से प्रकट करते हैं। तो आप यहां देखिए, समीकरण 1 में आपने देखा होगा, थोड़ा इसको और सामने आपके कर दूं, हाँ, ये अवयव आपका a है, ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, ये इसके सदस्य लिखे हुए हैं अनुलग्न के साथ। तो इस पूरे अवयव को हमने क्या बताया था, ए आई जे इंटू एन, इतना छोटा रूप में लिख सकते हैं। आई मतलब पंक्तियों की संख्या, देखिए एक पंक्ति, दो पंक्ति से लेकर के m पंक्ति, तो आई का मान 1 से m हो गया। और खड़े लाइन देखिए, ये खड़ी लाइन है आपकी, मैं आपको पेन था, ये खड़ी लाइन है, स्तंभ, ये स्तंभ दिख रहा है बेटा, ये, हाँ, तो ये स्तंभ, तो ये इसको क्या कहते हैं, जे। कितने स्तंभ हो गए, 1 2 3 4 से लेके n तक, तो जे का मान 1 से लेकर के n तक, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, तो ए से जन तक जी। तो ये पंक्तियों की संख्या, स्तंभ, इतने छोटे रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो हमने अवयव को इतना छोटे में लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। जब कभी अवयवों के अवयवों को स्पष्ट प्रकट करना आवश्यक न हो, तब उन्हें प्राय हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी ए बी एक्स वाई इत्यादि से प्रकट कर देते हैं। ठीक है। उपयुक्त परिचर्चा से स्पष्ट है कि एक m इंटू एन अवयव की विशेषताएं इस प्रकार की आपको ध्यान रखना है। पहली देखिए, नंबर 1, इसमें कितनी पंक्तियां थी, m पंक्ति। इसमें कितने स्तंभ थे, n स्तंभ। अब बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव आए, प्रत्येक पंक्ति में n क्रमित संख्याएं होंगी और प्रत्येक स्तंभ में m क्रमित संख्या होंगी। अब जो पांचवा है उसमें कितने अवयव होंगे, कुल m इंटू एन संख्याएं होंगी। तो ये अवयव के बारे में आपको हमने थोड़ा सा बताया। अब जब अवयव को आप परिभाषित हो गए, समझने लगे, तो अब आते हैं कुछ विभिन्न प्रकार के अवयव। विभिन्न प्रकार के अवयव, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे नाम से स्पष्ट है, पहला है पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। सिंपल परिभाषा है कि जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होती है उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। देखिए जरा इसमें उदाहरण में, ए बराबर, ये हमने एक पंक्ति उठा लिया, समीकरण एक अवयव 1 नंबर से क्या उठाया हमने बेटा, A11 A12 करके उठाया, इसको हाईलाइट कर देता हूं। पहली पंक्ति के पूरे अवयव ने उठा दिए, इसको हाईलाइट करता हूं, तो ये हाईलाइट हो गया आपका। केवल पहली पंक्ति लेना है। इसमें पंक्ति 1 है, आप ध्यान से देखिए, पंक्ति कितनी, 1 है, और स्तंभ ऐसे खड़ी लाइन गिने आप, खड़ी लाइन ने कहा कि इस ए अवयव में एक ही पंक्ति है और इसकी कोटि एक पंक्ति n स्तंभ यानी 1 इंटू एन हो गया, इसकी कोटि 1 इंटू एन। एक अन्य उदाहरण हम अगर ले लें, ये देखिए, अन्य उदाहरण में एक अवयव है और इस अवयव में देखिए ध्यान से, ये अवयव है 1 2 3 4 5, कितनी पंक्ति दिख रही है इसमें आपको, जरा ध्यान से बताइए कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है, तो ये एक पंक्ति है। स्तंभ कितने हो गए, एक पंक्ति हो गई, और स्तंभ कितने हैं, एक, खड़ी लाइन देखिए, 1 2 3 4 5, 5, 1 इंटू 5, तो ये
पंक्ति आव्यूह का एक उदाहरण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा, स्तंभ आव्यूह। नाम से स्पष्ट है। तो आव्यूह एक में अगर हम पहला स्तंभ केवल ले लें, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है, कितने स्तंभ होते हैं? केवल एक स्तंभ होता है। उसे हम क्या कहते हैं? ये पंक्ति गलत है, इसकी जगह क्या होनी चाहिए? हाँ, यहां क्या होना चाहिए? स्तंभ। स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एक स्तंभ तो एक स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है। अब इसके उदाहरण जरा देख लीजिए। एक स्तंभ पहले वाला उठा लें तो ये आएगा स्तंभ। इसमें एक स्तंभ, लेकिन पंक्ति कितनी है? इस तरह से m पंक्ति है, तो इसकी कोटि क्या हो गई? m इंटू n आव्यूह हो गया। एक अन्य उदाहरण ले लें, ये एक स्तंभ ले लीजिए, एक तीन दो ले लिया। इसमें देखिए कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? 1 है, तो इसकी कोटि क्या हो गई? 3 इंटू 1 आव्यूह हो गया। अब तीसरा है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह का मतलब होता है ऐसा आव्यूह का, यदि किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसको हम क्या कहते हैं? शून्य आव्यूह कहते हैं। प्रत्येक अवयव 0 होगा। और अगर m इंटू n कोटि का है तो उसका नाम होता है OM इंटू n, या OMN से निरूपित करते हैं। उदाहरण देख लें जरा इसमें। देखिए पहली पंक्ति में 0 0 0 0 0, कितनी इसमें आपके पंक्तियां हैं? 2 पंक्ति है। स्तंभ कितने? 3, तो 2 इंटू 3 कोटि का शून्य आव्यूह हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। शून्य आव्यूह के बाद अब एक नया आव्यूह है, इसको ध्यान से देखिएगा। वर्ग आव्यूह है। यदि m और n पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, ठीक है, आव्यूह एक में कोटि n एक वर्ग आव्यूह या n वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसको संक्षेप में क्या लिखेंगे? AIJ n, केवल n लिख दीजिए। n का मतलब होता है इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों n है। इस प्रकार एक वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। एक उदाहरण देख लीजिए। इसमें बताइए कितनी पंक्ति हैं? 1 2 3 पंक्ति। स्तंभ कितने? 1 2 3, 3 स्तंभ है, तो 3 गुणे 3, 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताते हैं विकर्ण आव्यूह। इसको ध्यान से देखिएगा। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह, वर्ग समझते ना, पंक्ति स्तंभ बराबर हो, वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, तब ऐसे वर्ग आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। उदाहरण में देख लें जरा। इसमें ध्यान से देखें आप। ये वर्गाकार है, 3 इंटू 3 का विकर्ण आव्यूह है। इसके केवल मुख्य विकर्ण में देखिए अवयव, आपको ये मैं हाईलाइट कर दिया, मुख्य विकर्ण कहलाता है। इसके ऊपर नीचे सब 0 है, तो केवल मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, बाकी सब शून्य है, तो इनको हम क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। और आगे बढ़िए अगली परिभाषा की ओर। अब है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह में परिभाषा ऊपर से ही लेते हैं अपन। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर हमने पढ़ा विकर्ण आव्यूह, तो एक विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव समान हो जाएं, एक अदिश आव्यूह कहलाता है। उसमें विकर्ण में आपने देखा था यहाँ पे, अब ये अवयव एक जैसे हो गए। देखिए यहाँ विकर्ण में ए आ गया, तीनों बराबर, बाकी सब शून्य है, तो एक अदिश आव्यूह हो गया। अब आता है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, यदि n कोटि का एक अदिश आव्यूह, n कोटि का एक अदिश आव्यूह प्रत्येक विकर्ण आव्यूह हो, यानी कोटि n का एक तत्समक आव्यूह हमको लेना है, तो वर्गाकार होना चाहिए। 1 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 3 हो सकता है। तो जैसे इसमें देखिए, इसमें एक अवयव है, 1 इंटू 1 है, एक ही अवयव है, और ये 2 कोटि का है, तो इसके विकर्ण में अवयव क्या है? 1 हो गए, बाकी 0। 3 कोटि में इसके विकर्ण में सब देखिए 1 1 हो गया, बाकी सब 0 हो गया, तो ये तत्समक आव्यूह कहलाता है। इस प्रकार से हम उदाहरण देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसको अगला परिभाषा की ओर चलते हैं। अब है त्रिभुजी आव्यूह। नाम से स्पष्ट है, ये ध्यान रखिएगा। आव्यूह वर्गाकार होना चाहिए। यदि वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे, किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा
नीचे सभी अवयव शून्य हो तो उसे त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। ऊपरी त्रिभुज अवयव में क्या है, ये देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव है, इसके नीचे के सारे अवयव जीरो है लेकिन ऊपर है, नीचे शून्य है लेकिन ऊपर है, तो ऊपर अवयव है तो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। और दूसरा है इसका निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न में क्या है, ठीक इसका उल्टा बनेगा। अब ये मैं थोड़ा ये, हाँ ये देखिए इसमें क्या है, ये वर्गावयव को मुख्य विकर्ण देखिए, वर्गावयव का इसमें अवयव है तो इसके नीचे है। नीचे का मतलब क्या हुआ, नीचे ये त्रिभुज बन रहा, नीचे त्रिभुज बन रहा तो नीचे अवयव है लेकिन ऊपर शून्य है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नीचे है तो इसको कहेंगे निम्न त्रिभुजी अवयव। और ऊपर अब अवयव नीचे जीरो है मुख्य विकर्ण के तो ऊपरी त्रिभुजी अवयव। अब ये आता है क्षैतिज अवयव। थोड़ा इसको हाईलाइट करूं पहले, क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव को हम थोड़ा सा, हाँ इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो आपको जो अवयव है वो क्षैतिज दिखना चाहिए। जरा ध्यान देखिए, एक उदाहरण में देखता हूं, ये देखिए इसमें आपकी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति है। इसमें आप ध्यान से देखिए इसकी विशेषता क्या है। इसमें देखिए दो ही पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं, इसमें स्तंभ है 1 2 3 4 स्तंभ, और पंक्ति कितनी, दो। तो पंक्ति दो है, स्तंभ 1 2 3 4, स्तंभ ज्यादा है पंक्ति कम है, तो हम इसको क्षैतिज अवयव कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा क्या हो गई, वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक हो, क्षैतिज अवयव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर अवयव। इसको देखिए, इस उदाहरण से पहले समझिए, इसमें आपकी पंक्ति कितनी है, जरा ध्यान से देखें आप। इसकी पंक्ति है 1 2 3, स्तंभ क्या है, 2। तो पंक्ति 3 है, स्तंभ 2 है, यानी पंक्ति ज्यादा है और स्तंभ कम है। स्तंभ कम है तो इसको ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। यह परिभाषा देख लीजिए जरा ध्यान से, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक होती है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक होती है, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाते हैं। इस उदाहरण को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते परिभाषा की ओर। अब आता है एकल अवयव। अवयव, एकल अवयव, एक ही अवयव, यानी एक पंक्ति एक स्तंभ, कोटि 1 इंटू 1, जैसे एक को हम केवल एक अवयव एक को एकल अवयव कहते हैं। सिंपल परिभाषा है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा बताऊं लास्ट में, ये 14 नंबर है, तुलनीय अवयव, कंपेरेबल मैट्रिक्स, तुलना करने वाले अवयव। तो दो अवयव की तुलना हम करते हैं, जैसे ए है और बी। तुलना कब करेंगे, जब दोनों की कोटि समान हो। इसकी कोटि जरा आप ध्यान से बताइए कितना है। इसकी कोटि देखिए, पंक्ति कितना, 1 2 पंक्ति है, स्तंभ कितना 1 2 3। तो पहले पंक्ति हम लिखेंगे, कितनी पंक्ति दिया, 2 को, और स्तंभ कितना है 2 गुणित 3 है। ये अवयव को देखिए कितनी पंक्ति है, 1 2, स्तंभ देखिए 1 2 3। तो पहले पंक्ति 2, 2 इंटू 3। आप क्या देख रहे हैं, ए और बी के दोनों की कोटि 2 गुणित 3 2 गुणित 3 है, तो ये दोनों अवयव की आप तुलना कर सकते हैं। तो परिभाषा में क्या हुई, तुलनीय अवयव को, दो अवयव ए और बी तुलनीय कहलाते हैं जब वे एक ही कोटि के हों, अर्थात उनकी पंक्तियों की संख्या समान हो तथा स्तंभों की संख्या समान हो। उदाहरण में आपको मैंने बता दिया। तो इस तरह से यह 14 प्रकार मैंने अवयव के बताए। अब यहां पे मैं बता रहा हूं अवयवों की समता, यानी दो अवयवों की बराबरी। दो अवयव, मान लीजिए एक अवयव ए है जिसके अवयव को ए स्मॉल ए से प्रकट करते हैं, बी स्मॉल बी से, ए आई जे बी आई जे। अब इसकी ये जो दोनों अवयव हैं वो बराबर कब होते हैं, इसके लिए शर्त है, दो अवयव बराबर कहलाते हैं कब, ये देखिए ध्यान से देखिए। पहला उनके क्रम समान हो, मतलब उनकी कोटि समान हो। दूसरा मैं क्या बता रहा था कि उनके संगत अवयव समान हो। इसका उदाहरण से आप समझिए जरा इसको, कि दो अवयव की हम तुलना कैसे करेंगे। उदाहरण है, देखिए ए अवयव में मैंने ये अवयव दिख रहे हैं, बी अवयव में ये अवयव दिख रहे हैं। अवयव ध्यान से देखिए बेटा, पहला ये एक स्क्वायर, एक स्क्वायर मैंने एक, इसका पहला अवयव एक है। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है 2 का वर्ग यानी 4, तो देखिए 4 है। 3 का वर्ग 9, तो 9, कोई भी ले लीजिए आप, दूसरी पंक्ति में कोई भी ले लीजिए, जैसे इसको 3 का 9 है, यहाँ 9 आ गया।
यहाँ 2 का वर्ग 4 है, यहाँ 4 आ गया। ये 4 चौके 16 है, 16 आ गया। ये 3 का वर्ग लिखा, यहाँ 9 लिखा, दोनों समान है। 4 का वर्ग 16 समान है, 3 का वर्ग 9 समान है, 5 का वर्ग 25 समान। मतलब क्या है कि दोनों की कोटि और संगत अवयव समान होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, तुलना कर सकते हैं। क्या करते हैं इसको हम, तुलना कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, अवयवों की समता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ गया। अब अंतिम में बता रहा हूं पार्ट 1 के, किसी अवयव का एक अदिश से गुणा, किसी अवयव का एक अदिश से गुणा। ऊपर अवयव आपने देखा, यह अवयव को संक्षेप में मैं AIJ से लिखता हूं, M × N, M कोटि N स्तंभ है। एक अदिश हमारे पास K एक अदिश है, तो K का A से गुणा करूंगा, K का A से गुणा करूंगा तो क्या लिखूंगा, K × A। अवयव के रूप में कैसे लिखूंगा, देखिए यहाँ K A में गुणा किया, तो जो अवयव A के सदस्य सब में K से गुणा हो जा रहा है। देखिए सब में K से गुणा हो रहा है, देखिए हर एक पंक्ति में, हर एक स्तंभ में। अब इसके अवयव को क्या लिखूंगा, AIJ की जगह KIJ लिखूंगा। यानी कहने का मतलब अगर किसी अवयव में अदिश एक K का गुणा करना है तो उनके सारे अवयवों में गुणा हो जाता है। अब एक उदाहरण बता दीजिए, इस उदाहरण को समझिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक अवयव है, इसके आप देख रहे हैं ये अवयव है। जब इसमें मैंने 3 का गुणा किया, यानी K की जगह 3 ले लिया 4, तो क्या हुआ, 3 का गुणा सारे अवयव में हो गया। देखो 1 में 3 का गुणा किया 3, 2 तिया 6, 2 तिया, यहाँ थोड़ा गलत है, मैं इसको सही कर देता हूं। ये यहाँ पे 3 है बेटा, 3 है ना, तो 3 और 3 कितना आएगा, 9। हाईलाइट कर देता हूं तो आपको दिखेगा। अब समझिए पहली पंक्ति में 1 2 3 था, तो जब इसमें हमने A में 3 का गुणा किया तो क्या हो गया, 1 में 3 का 3, 2 में 3 का 6, 3 में 3 का 9। इस तरह से दूसरे पंक्ति में भी 3 का गुणा करूंगा तो ये आएगा, तीसरे पंक्ति में भी 3 का गुणा करूंगा तो ये आएगा। कुल मिलाकर क्या होता है, किसी अवयव में अचर का गुणा करना है तो सारे अवयवों में गुणा हो जाता है, सारे अवयवों में गुणा हो जाता है। क्लियर हो गया। इस तरीके से मैंने आज आपको अवयव की परिभाषा, उसके कुछ विशेष प्रकार और कुछ गुण बताया। आज था ये हमारे अवयव का पार्ट 1। बच्चों इसको बार बार पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा। जो समझ में ना आए मुझसे संपर्क करिएगा, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी इसमें है। मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूं, इसको पढ़ें ध्यान से और समझें। कोई कठिनाई हो तो मुझसे संपर्क करें, हम सदैव आपकी समस्या दूर करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब मैं इसके बाद अगले पार्ट में पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसको समाप्त करूंगा, तो पहला पार्ट आप जरूर ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।